800 नैनोमीटर के बीच में है, यानी वो विजुअल रेंज में है, तब वो कलर प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर पिच की लेंथ जो है वो 200 टू 400 नैनोमीटर के रेंज में है, यानी वो यूवी रेंज में है, तब आप कह सकते हैं कि वो कलर प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। तो ये खास बात है आपके कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल का। ठीक है क्लास। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। तो आप सभी जानते हैं, फर्स्ट लेक्चर में ही बताया गया था कि जो लिक्विड क्रिस्टल है उसका यूज हम एलसीडी के फॉर्मेशन में करते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो आप यूज करते हैं टेलीविजन, लैपटॉप या मोबाइल में। ठीक है क्लास। तो मेन इसका एप्लीकेशन यही है लिक्विड क्रिस्टल का। दूसरा एप्लीकेशन क्या है, यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ ट्यूमर सेल्स। अगर आपके बॉडी में कहीं भी ट्यूमर सेल्स है या कैंसरस सेल्स है, तो उनके आइडेंटिफिकेशन में भी हम लोग लिक्विड क्रिस्टल का यूज करते हैं। अब कैसे ये वर्क करता होगा उसको एक बार समझ लीजिए। तो देखिए क्लास, ट्यूमर सेल्स में या जो कैंसरस सेल्स हैं उसमें भी सेल डिवीजन होता है, और आपके बॉडी में भी प्रेजेंट टाइम में भी अभी भी आप बैठे हुए हैं तब भी आपका सेल जो है वो डिवाइड कर रहा है, यानी उस सेल डिवीजन का आपकी बॉडी पर कंट्रोल होता है। लेकिन जहाँ आपके बॉडी में ट्यूमर सेल्स या कैंसरस सेल्स डेवलप हो जाते हैं, उस केस में आपकी बॉडी का उस रीजन पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। इसी वजह से जो कहा जाता है कि जो ट्यूमर सेल्स होते हैं या कैंसरस सेल्स होते हैं उसमें अनकंट्रोल्ड वे में सेल डिवाइड करते हैं। ठीक है क्लास। तो लिक्विड क्रिस्टल कैसे इसमें रोल प्ले करता है उसको समझ लीजिए कि जिस प्लेस पर अगर सेल ज़्यादा डिवाइड हो रहे होंगे, अनकंट्रोल्ड वे में हो रहे होंगे, तो उस केस में टेम्परेचर ज़्यादा होगा कि कम होगा उस रीजन में। क्यों क्लास? अगर ज़्यादा होगा। ठीक है क्लास। तो जिस बॉडी पार्ट में अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, या जिस बॉडी पार्ट में अगर अगर आपका कैंसरस सेल है या ट्यूमर सेल्स है, तो ये आपका जो लिक्विड क्रिस्टल है ये बता देगा कि हाँ, ये आपके इस बॉडी पार्ट में जो है वो ट्यूमर सेल्स हैं। कैसे बताएगा? क्योंकि आप जान रहे हैं, आप अभी आपने बताया कि जो जिस जगह पर ट्यूमर सेल्स डेवलप हो रहे हैं या कैंसर सेल्स डेवलप हो रहे हैं, तो उस बॉडी पर या उस बॉडी के रीजन में टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो जिस रीजन में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और आपने अभी कोलेस्टेरिक वाला पढ़ा था कि टेम्परेचर ज़्यादा होने पर पिच की लेंथ जो है वो कम हो जाती है, तो वो कलर प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। तो बाकी और बॉडी पार्ट में तो कलर प्रॉपर्टी दिखाई देगी, लेकिन जहाँ ट्यूमर सेल्स होंगे वहाँ ब्लैक ब्लैक पैचेस दिखाई देंगे, जिससे आप समझ जाएंगे कि इस बॉडी पार्ट में आपका ट्यूमर सेल्स है। नेक्स्ट है यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ पर्सन मूड एंड स्किन टेम्परेचर। बात वही आई, स्किन टेम्परेचर के भी डिटेक्शन में आप लिक्विड क्रिस्टल का यूज कर सकते हैं कि टेम्परेचर अगर बॉडी का ज़्यादा है तभी कलर प्रॉपर्टी डिफरेंट कलर प्रॉपर्टी आएगी, कम होगा तभी डिफरेंट कलर प्रॉपर्टी आएगी। तो स्किन टेम्परेचर के आइडेंटिफिकेशन में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। पर्सन मूड जो है उसका एनालिसिस कैसे करेंगे? तो जो पर्सन मूड का मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर आप नॉर्मल वे में हैं, है ना, स्टडी स्टेट में हैं, तो आपका ब्रेन जो है वो ज़्यादा वर्क नहीं करेगा, है ना। यानी उस केस में जो ब्रेन की जो एनर्जी है वो काफ़ी कांस्टेंट होगी या कम होगी। लेकिन जब आपके दिमाग में मतलब कोई टेंशन है या आप झूठ बोल रहे होंगे, तो उस केस में क्या होगा कि जो ब्रेन का जो टेम्परेचर होगा या एक्टिविटी होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए भी हम लोग लिक्विड क्रिस्टल का यूज़ करते हैं। यानी सारा खेल यहाँ पर टेम्परेचर का ही है। ठीक है क्लास? कि अगर आप टेंशन में हैं या एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है आपके ब्रेन में, तो उस केस में जो वो जो पार्ट है ब्रेन का, वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक। नेक्स्ट है कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज्ड इन रिकॉग्निशन ऑफ कायरल कंपाउंड। तो कायरल कंपाउंड कौन कायरल कंपाउंड है, कौन एक कायरल कंपाउंड है, इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हम लोग कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल का यूज करते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल है ये कायरल कंपाउंड से फॉर्म होते हैं। तो इन दूसरा कोई कायरल कंपाउंड है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम कायरल कंपाउंड का ही यूज करते हैं। ठीक। तो कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल जो है उनका यूज हम कायरल कंपाउंड के रिकॉग्निशन में करते हैं। बस बेसिकली यहाँ पर कायरल कंपाउंड का रिकॉग्निशन का मतलब है कि कौन से कंपाउंड जो है वो कायरल हैं और कौन से कंपाउंड अकायरल हैं, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट है
यूज्ड एज अ ड्रग रिलीजिंग व्हीकल। अब ये जो लिक्विड क्रिस्टल है, इसका यूज हम ड्रग रिलीजिंग व्हीकल या ड्रग रिलीजिंग एजेंट के रूप में कैसे कर सकते हैं, तो उसको समझ लीजिए। अभी जब आपको पढ़ाया जा रहा था लिक्विड क्रिस्टल, तो आपको बताया गया कि लिक्विड क्रिस्टल जो है वो अरेंज होकर रॉड लाइक, डिस्क लाइक या स्फेरिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ठीक, तो यस होता सर। क्या है कि ये जो स्फेयर बन रहे हैं या रॉड बन रहे हैं, है ना, या डिस्क जो बन रहा है, तो ये मान लीजिए अगर आपके पास रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, तो इस रॉड लाइक में अगर रॉड लाइक स्ट्रक्चर में अगर होल है इनर सरफेस पर, तो उस होल्स में हम लोग ड्रग फिल करके किसी भी वाटर किसी भी बॉडी पार्ट में उसे इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक, तो ये रिसेंट रिसर्च है कि इस पर भी काम चल रहा है कि जो आपका लिक्विड क्रिस्टल है, इसका यूज हम ड्रग रिलीजिंग व्हीकल के फॉर्म में करते हैं। तो अगर रॉड लाइक है तो उसमें ड्रग फिल करके बॉडी पार्ट में जो है वो इंजेक्ट कर देते हैं, या अगर स्फेरिकल है तो उसे उस स्फेरिकल में अगर होल्स हैं तो उसमें जो है हम ड्रग फिल करके उस स्फेयर में ड्रग फिल करके किसी भी बॉडी पार्ट में इंजेक्ट कर देते हैं। तो उसका यूज जो है वो ड्रग रिलीजिंग व्हीकल के फॉर्म में भी किया जा रहा है। नेक्स्ट है लिक्विड क्रिस्टल्स। लायोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल्स आर आल्सो यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ डिटर्जेंट, कॉस्मेटिक एंड सोप। ये जब लायोट्रोपिक बताया जा रहा था, तभी आपको बताया गया था कि जो लायोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल है, इसका यूज हम कॉस्मेटिक्स, डिटर्जेंट और सोप के फॉर्मेशन में भी करते हैं, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है लायोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल का, वो सोप के जैसा ही होता है। यानी जो मॉलिक्यूल आपका लायोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल फॉर्म करते हैं, वही मॉलिक्यूल जो है वो आपका सोप डिटर्जेंट फॉर्म करते हैं। तो इसी वजह से कहा जाता है कि जो लायोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल है वो सोप डिटर्जेंट और कॉस्मेटिक्स के फॉर्मेशन में यूज किया जाता है उसका। ठीक है क्लास, तो ये है एप्लीकेशन, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। लिक्विड क्रिस्टल एलसीडी में यूज किया जाता है, ट्यूमर सेल्स के आइडेंटिफिकेशन में, पर्सन मोड या स्किन टेम्परेचर के स्किन टेम्परेचर के आइडेंटिफिकेशन में यूज किया जाता है। अगर कौन सा कंपाउंड कायरल है या कायरल है, इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल का यूज करते हैं। ड्रग रिलीजिंग व्हीकल के फॉर्म में इसका यूज करते हैं। कॉस्मेटिक, सोप और डिटर्जेंट के फॉर्मेशन में लिक्विड क्रिस्टल का यूज करते हैं। तो ये था क्लास आपका लिक्विड क्रिस्टल, ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो 1-2 मिनट दे रहे हैं, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमसे पूछ लीजिए, फिर इसके बाद से दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कि मैं ही पूछना स्टार्ट करूँ? हाँ, कोई क्वेश्चन है तो क्लास 2 मिनट का विंडो दिया है मैंने। आप कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर वो जिसमें आपने अभी एप्लीकेशन में वो रिकॉग्निशन ऑफ कायरल वाला बताया, एक बार फिर से बता दीजिए वो। देखिए, कायरल कंपाउंड का रिकॉग्निशन का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके पास दो दो या तीन कंपाउंड है या ढेर सारे कंपाउंड का मिक्सचर है आपके पास। ठीक, उस मिक्सचर में कायरल कंपाउंड भी प्रेजेंट है और एकायरल कंपाउंड भी प्रेजेंट है। तो आप ने पढ़ा होगा कि कभी भी हम अगर कायरल कंपाउंड या एकायरल कंपाउंड में अगर डिफरेंशिएट करना चाहें या उसे अलग अलग करना चाहें, तो उसके लिए हम कायरल का ही यूज करते हैं। कायरल कंपाउंड से रिएक्ट करेंगे, बाकी जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो कायरल कंपाउंड का रिकॉग्निशन के लिए हम लोग कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल का यूज करते हैं। और कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल आप जानते हैं कि जो कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल जो है वो हमेशा कायरल कंपाउंड से ही फॉर्म होता है। ठीक। ओके सर, थैंक यू सर। हम्म, ठीक है क्लास, तो अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड। जितना बताया जा रहा है, जितना पढ़ाया जा रहा है, बस वो पढ़ते रहिए आप तो।
नया टॉपिक है क्लास, ग्रेफाइट। स्लाइड दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। हाँ, ग्रेफाइट क्या है क्लास? ग्रेफाइट क्या है? किसका एलोट्रॉप है ये? तो कार्बन कार्बन का है। कार्बन का। हाँ, कितने कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स होते हैं? 3 सर, 3। तीन होते हैं। हाँ, कौन कौन से? डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरीन। हाँ, और रिफाइन। हाँ, क्या चीज एक और बताया किसी ने? सर बकमिंस्टर फुलरीन। हाँ हाँ, डायमंड है आपका, ग्रेफाइट और फुलरीन्स है, फुलरीन्स। ठीक, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है क्लास? कोई बता सकता है कि ग्रेफाइट, फुलरीन और डायमंड में हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है कि sp3 होता है? किसमें sp3 होता है, किसमें sp2 होता है? सर डायमंड में sp3 होता है सर, उसको चारों बॉन्ड्स बन जाते हैं। हाँ सर ग्रेफाइट में हाँ sp2 होता है। यस सर, हाँ ग्रेफाइट में sp2। हाँ, फुलरेंस में ग्रेफाइट नहीं, ग्रेफाइट और फुलरीन्स sp2। sp2 होते हैं और डायमंड में sp3 होता है। sp3 का मतलब क्या है कि डायमंड के केस में जितने भी वैलेंसी हैं वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करती हैं, है ना? लेकिन ग्रेफाइट और फुलरीन्स में जो हाइब्रिडाइजेशन वो sp2 है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। हाँ, पाई बॉन्ड कहते हैं जिसे। तो ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का एलोट्रॉप है। ठीक है क्लास? तो ग्रेफाइट इज एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ द कार्बन एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ अ फ्लैट टू डायमेंशनल शीट ऑफ ए कार्बन एटम। तो कैसे ये फॉर्म होते हैं? इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो टू डायमेंशनल सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कार्बन जो है वो फ्यूज्ड होकर एक हेक्सागोनल सीट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ठीक है क्लास? तो ग्रेफाइट जो है वो उसका आप जानते हैं कि लेयर स्ट्रक्चर होता है। फिगर में देखिए, ग्रेफाइट जो है उसमें लेयर स्ट्रक्चर होता है। एक कार्बन एटम, मतलब ढेर सारे कार्बन एटम फ्यूज्ड होकर हेक्सागोनल सीट बनाते हैं, एक सीट बनाते हैं। फिर से दूसरे ढेर सारे कार्बन एटम्स जो हैं वो फ्यूज्ड होकर दूसरा सीट बनाते हैं। तो इसी तरह ये सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है क्लास। ग्रेफाइट जो है वो सीट लाइक स्ट्रक्चर या लेयर्स, इनके स्ट्रक्चर में लेयर्स होते हैं। लेयर्स जो हैं वो कंबाइन करके ग्रेफाइट फॉर्म करते हैं। तो इसमें जो लेयर स्ट्रक्चर है क्लास, एक लेयर, जो ग्रेफाइट का जो लेयर है, मान लीजिए ये एक ये लेयर हो गया, दूसरा ये लेयर हो गया, तीसरा ये लेयर हुआ, है ना? तो ये जो लेयर स्ट्रक्चर है वीक वंडर वॉल फोर्स से अटैच होते हैं, क्योंकि ये आप जानते हैं कि जो ग्रेफाइट है ये लेयर स्ट्रक्चर है, और एक लेयर जो है वो दूसरे लेयर से वीक वंडर वॉल फोर्स से अटैच होते हैं। ठीक, और कोई फोर्स, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, कितना होता है अभी मैं बताऊंगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ग्रेफाइट जो है वो एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन का, और इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? टू डायमेंशनल सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, और इसमें कार्बन एटम्स फ्यूज होकर हेक्सागोनल सीट स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। और ये जो सीट है क्लास, ये जो सीट है वो एक दूसरे से वीक वंडर वॉल फोर्स से अटैच होते हैं। ठीक, अब देखिए, ये जो आपने कहा कि ये जो ग्रेफाइट है उसमें लेयर स्ट्रक्चर होता है, तो ये जो लेयर है उनके बेसिस पर ग्रेफाइट को डिवाइड किया गया है अल्फा ग्रेफाइट और बीटा ग्रेफाइट में। ठीक, तो अल्फा ग्रेफाइट में जो लेयर स्ट्रक्चर होंगे उनका अरेंजमेंट जो होगा वो ए बी सीरीज में होंगे। मान लीजिए ये आपका ए हुआ, तो इसके नीचे बी होंगे, फिर इसके नीचे ए होंगे। अगर इस टाइप का अरेंजमेंट आ रहा है ए बी करके, ए बी करके अगर अरेंजमेंट आ रहा है, तो इस अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं अल्फा ग्रेफाइट। यानी अल्फा ग्रेफाइट में जो लेयर स्ट्रक्चर होता है उसका पैटर्न ये होता है अल्फा ए बी, यानी जो ए लेयर होगा वो ए लेयर का जो स्ट्रक्चर होगा वो थर्ड लेयर के जैसा ही होगा।
यानी अरेंजमेंट जो होगा अगर इस अरेंजमेंट में है या इस सीक्वेंस में है लेयर ए बी और ए बी के, तो उसे हम कहते हैं अल्फा ग्रेफाइट। ठीक है क्लास। और बीटा ग्रेफाइट क्या हुआ? बीटा ग्रेफाइट में जो उसमें जो सीक्वेंस होता है वो ए बी सी अरेंजमेंट होता है। तो अगर ए बी सी यानी 3 लेयर जो हैं वो अगर फॉर्म कर रहे हैं तो वो आपका बीटा ग्रेफाइट होगा। अगर 2 लेयर हैं वही रिपीट हो रहे हैं तो वो आपका अल्फा ग्रेफाइट होगा। ठीक, तो ये था आपका ग्रेफाइट। यानी ये जो डिवीजन हुआ है ये लेयर्स के अरेंजमेंट पर या उनके सीक्वेंस के बेसिस पर हमने इसे अल्फा ग्रेफाइट टर्म यूज किया है इसके लिए। तो अल्फा ग्रेफाइट के केस में क्या है कि ए बी अरेंजमेंट होगा, और बीटा ग्रेफाइट के केस में ए बी सी अरेंजमेंट होगा। अब आते हैं इनके बॉन्ड लेंथ पर। तो देखिए क्लास, अभी आपको बताया गया कि जो आपका ग्रेफाइट है ये आपका इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों जो हैं वो डीलोकलाइज्ड होते रहते हैं। ठीक, तो इसको कैसे प्रूफ किया गया होगा, कैसे मालूम किया गया होगा कि जो ग्रेफाइट है उसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है या डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? ये कैसे आइडेंटिफाई किया होगा? बॉन्ड लेंथ से। ठीक है क्लास। तो मान लीजिए अगर आपके पास सिंपल जो है, अगर सिंपल बेंजीन रिंग है, अगर आपके पास सिंपल बेंजीन रिंग है तो उसमें बॉन्ड लेंथ कितना होता है? एवरेज बॉन्ड लेंथ कितना होता है? क्यों क्लास? 0.3 अगर सर। आपके पास 1.39 के आसपास है ना, है ना? ये सर। हाँ, यस यस 1.39 के आसपास जो है उस केस में बेंजीन के केस में जो बॉन्ड लेंथ होता है 1.39 के केस में। यानी इसका मतलब क्या है कि इसमें कुछ ना कुछ डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट होंगे, तभी तो 1.3 कहा जा रहा है। क्योंकि अगर सिंगल बॉन्ड होता तो 1.55 एंगस्ट्रॉम कहा जाता है ना? तो सिंगल बॉन्ड का जो अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसका जो लेंथ है वो 1.55 होता है, डबल बॉन्ड का 1.333 होता है, और ट्रिपल बॉन्ड का 1.22 के आसपास होता है। देखिए 1.39 है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ डबल बॉन्ड होगा। अब आते हैं ग्रेफाइट के केस में। तो ग्रेफाइट के केस में जो बॉन्ड लेंथ है, ग्रेफाइट के केस में देखिए जो बॉन्ड लेंथ है वो है 1.41 एंगस्ट्रॉम। यानी ये एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन दी डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंट है, इसी वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ जो है 1.41 है। नहीं तो अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होता तो ये 1.5 के आसपास होता है। ठीक है क्लास। अब देखिए ये जो कहा जा रहा है कि ये जो एक लेयर है वो दूसरे लेयर से वीक वंडर वॉल फोर्स से अटैच है। तो यहाँ पर ये वीक वंडर वॉल फोर्स लग क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ पर इसका जो डिस्टेंस है वो देखिए, एक लेयर का दूसरे लेयर के बीच में जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो कितना है? 3.35 एंगस्ट्रॉम। यानी इतना डिस्टेंस है यहाँ पर क्लास कि यहाँ पर और कोई फोर्स ना लग के यहाँ पर केवल वीक वंडरवॉल फोर्स लग रहा है। और सारा खेल देखिए क्लास, आगे अभी जो भी आप पढ़ेंगे सारा खेल इसी वीक वंडरवॉल फोर्स और इसी लेयर स्ट्रक्चर का है। ठीक, तो फिर से रिवाइज कर देते हैं। ग्रेफाइट क्या है? एलोट्रॉप्स है। इसमें कार्बन जो है वो फ्यूज होकर हेक्सागोनल सीट लाइक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, और एक लेयर दूसरे लेयर से जो है वो वीक वंडरवॉल फोर्स से अटैच होते हैं, और लेयर के बेसिस पर इन्हें डिवाइड किया गया है अल्फा ग्रेफाइट और बीटा ग्रेफाइट। अल्फा ग्रेफाइट लेयर का जो सीक्वेंस होता है वो ए बी टाइप के होते हैं, और बीटा के केस में ए बी सी पैटर्न में होते हैं। जो ग्रेफाइट के केस में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो है आपका 1.41 एंगस्ट्रॉम। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें डीलोकलाइज्ड डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। फिर उसके बाद से आता है डिस्टेंस, यानी जो लेयर स्ट्रक्चर जिससे आप कह रहे हैं, तो एक लेयर का दूसरे लेयर के बीच में जो डिस्टेंस है वो 3.35 एंगस्ट्रॉम है। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से इसमें वीक वंडरवॉल फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है क्लास, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? सर ये भी क्या माने यहाँ? ए बी का मतलब है लेयर, एक लेयर को टर्म दिया गया है, लेयर को, सॉरी ये जो लेयर है जी
उसे कहा गया है ए बी, है ना। लेयर को डिफाइन किया ओके गया है। एक लेयर को एक कहा गया है, दूसरे लेयर को बी कहा गया है। तो अगर इस टाइप का अगर अरेंजमेंट होगा, है ना, तब उसे हम कहेंगे अल्फा ग्रेफाइट। अगर ए बी सी जो है अगर उस पैटर्न में अगर है, यानी उस केस में बीटा ग्रेफाइट के केस में 3 लेयर होंगे, और यही 3 लेयर जो है वो बार बार रिपीट होंगे, तो वो आपका बीटा ग्रेफाइट होगा। और अल्फा ग्रेफाइट में 2 लेयर हैं, ए बी, है ना, और यही दोनों लेयर जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वो अल्फा ग्रेफाइट फॉर्म करेंगे। ठीक है क्लास। अब आते हैं हम कि इसमें जो सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड है, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए, ग्रेफाइट किससे फॉर्म हो रहा है क्लास, ग्रेफाइट किससे फॉर्म हो रहा है? हाँ, कार्बन से। कार्बन कार्बन से। एलोट्रॉपी हाँ, कार्बन से हाँ, कार्बन से फॉर्म हो रहा है। तो कार्बन के पास कितने वैलेंस, हाँ, कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4 4 कार्बन के पास देखिए 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो ये जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो 4 कार्बन से देखिए, क्योंकि बॉन्ड अगर इनको फॉर्म करना है ना, अगर इनको बॉन्ड फॉर्म करना है तो ये क्या करेंगे, जो 4 कार्बन एटम हैं या जो कार्बन एटम्स हैं, उनके साथ ये बॉन्ड फॉर्म करेंगे। देखिए इस कार्बन को देखिए, अगर आप, ये जो सेंट्रल कार्बन है, इस कार्बन की बात हो रही है कि इस ये जो कार्बन है, किसी को भी हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर शो कर रहे हैं कि ये जो सेंट्रल कार्बन एटम है, ये देखिए 3 कार्बन एटम से घिरा हुआ है। तो इसमें देखिए बॉन्डिंग कैसे हुई होगी, इनके पास भी, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन और हैं। यहाँ पर अभी चल नहीं रहा, धीरे धीरे बताएंगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। सेंट्रल एटम को देखिए। अब देखिए, ये जो आपका सेंट्रल एटम है, ये आपका जो सेंट्रल एटम है, ये सेंट्रल एटम इनके साथ एक बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन इनके साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो हैं वो दूसरे कार्बन के इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर ले रहे हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो सेंट्रल एटम है वो 3 ही कार्बन से बाइंड हुआ है। सेंट्रल एटम जो है वो 3 कार्बन से ही बाइंड हुआ है। अब 3 कार्बन से तो ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन अभी इनके पास रह गया है। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ये यूज करते हैं पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में। यानी ये जो है वो आपका पाई बॉन्ड है, और ये आपका सिग्मा बॉन्ड है। यानी ग्रेफाइट में जो 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं सिग्मा बॉन्ड, और जो 4th इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है क्लास, जो कार्बन का 4th इलेक्ट्रॉन होता है वो फॉर्म करता है पाई बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्टिविटी के लिए। ठीक है क्लास। तो जितने भी कार्बन हैं ग्रेफाइट में, सबका स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा कि जितने भी कार्बन हैं सबके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसमें से 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। सॉरी क्लास। सर ये पाई बॉन्ड हाँ, ही डिलोकलाइज करता है। हाँ, यही पाई बॉन्ड जो है वो डीलोकलाइज करेंगे। जितना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगा उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी। ठीक है क्लास। तो सारा खेल जो है वो वंडर वॉल फोर्स का है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का है ग्रेफाइट के केस में। ठीक, तो आपको यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है ग्रेफाइट का, जिसमें आप कह रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है, तो ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का कैसे हुआ वो आप इससे समझ सकते हैं। ठीक है क्लास। किसी एक सेंट्रल एटम को पिक करिए और देखिए उस सेंट्रल कार्बन पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। तो उसमें से आप देख पा रहे होंगे जो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और जो 4th इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक, अब आते हैं क्लास प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट पर। तो ग्रेफाइट की जो प्रॉपर्टी है वो सॉफ्ट और स्लिपरी नेचर के होते हैं। ऐसा क्यों? सॉफ्ट और स्लिपरी नेचर के इस वजह से होते हैं
अभी देखिए मैंने आपको बताया था कि सारा खेल जो है वो वंडरवॉल फोर्स और पाई इलेक्ट्रॉन्स का है। तो सॉफ्ट और स्लिपरी नेचर जो है ये क्यों आता है? ये वीक वंडरवॉल फोर्स की वजह से आता है। और आपको जब मैं सेमेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल बता रहा था तो वहाँ पे भी मैंने आपको कहा था कि जो सेमेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल हैं ये इनका ये सोपी नेचर के होते हैं। क्यों सोपी नेचर के होते हैं? क्योंकि ये जो सेमेक्टिक के लेयर्स हैं वो एक दूसरे पर स्लाइड करते हैं। उसी तरीके से ग्रेफाइट के केस में भी क्या है कि वीक वंडरवॉल फोर्स होने की वजह से एक लेयर दूसरे लेयर पर स्लाइड करता है। तो इसी स्लाइडिंग की वजह से इनका जो नेचर है वो सॉफ्ट होता है। ठीक है क्लास। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस वजह से होगी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ग्रेफाइट में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनके वजह से होगी। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डीलोकलाइज्ड होंगे और जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। ठीक है क्लास। अब आता है मेल्टिंग पॉइंट। ग्रेफाइट का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है क्लास, ठीक। अच्छा क्लास आप ये बताइए कि ग्रेफाइट और डायमंड में मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? डायमंड सर। डायमंड का। डायमंड का। डायमंड सर। ग्रेफाइट का। ठीक, आप लोग इसको क्योंकि पढ़िएगा। डायमंड में सारे सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें डबल को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगती जो ग्रेफाइट है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डायमंड से ज़्यादा होता है। और ये जो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ आ रही है ग्रेफाइट में, ये या फिर आप कह सकते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है डायमंड से? क्योंकि देखिए ग्रेफाइट में क्या है, डी लोकलाइज्ड डबल बॉन्ड है या पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप जानते होंगे या जब बेंजीन का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, जितना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी मॉलिक्यूल में। ठीक, पढ़ा होगा इंटर में कि अगर कहीं भी डीलोकलाइजेशन हो रहा है या पाई बॉन्ड जो है वो मूव कर रहा है तो उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है मेल्टिंग पॉइंट में, ग्रेफाइट और डायमंड के मेल्टिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन जो डायमंड ग्रेफाइट का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होता है डायमंड से। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। नेक्स्ट है डेंसिटी। है। डेंसिटी सर अगर ये सर कंटिन्यूअस डिलोकलाइजेशन होता है सर इसके ग्रेफाइट के केस में, तो सर हाँ ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते होंगे ग्रेफाइट के अंदर। हाँ तो वही तो जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे, रेजोनेंस ही तो हो रहा है, डिलोकलाइजेशन कहिए या रेजोनेंस कहिए, रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है ना। यस सर। होता है और इसी वजह से कहा जाता है कि जो डायमंड है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसमें नहीं होती है, ना के बराबर होती है या होती ही नहीं है ना। सर होती नहीं क्योंकि तो उसमें चारों ही तो बॉन्डेड रहते हैं, उसमें तो होने का हाँ सवाल ही नहीं चारों है। जो हैं वो हाँ उसमें उसमें कोई कंडक्टिविटी होती ही नहीं है। अब आता है डेंसिटी। अब देखिए क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पर, डेंसिटी ऑफ ग्रेफाइट बिकम लेसर देन दैट ऑफ डायमंड। यानी देखिए ग्रेफाइट की जो डेंसिटी है वो 2.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन जो डायमंड की डेंसिटी है वो 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। यानी यहाँ पर डायमंड की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है और ग्रेफाइट की डेंसिटी कम है। ऐसा क्यों क्लास? डेंसिटी क्यों कम है? क्यों क्लास डेंसिटी क्यों कम है सर डायमंड क्योंकि की, मतलब लेयर फॉर्म ग्रेफाइट की? करते हैं ये वो पाइप सिग्मा बॉन्ड जो बनाता है वीक ना। वंडरवॉल फोर्स। नहीं क्लास नहीं, देखिए सर यहाँ लेयर पर फॉर्म देखिए करने की वजह से वॉल्यूम बढ़ेगा। नहीं, लेयर स्ट्रक्चर है, देखिए यहाँ पर लेयर स्ट्रक्चर है और लेयर में देखिए गैप भी है ना। ये जो लेयर स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है इस लेयर में देखिए 3.35 का गैप है। यानी यहाँ पर गैप जो है वो काफी ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि लेयर स्ट्रक्चर होने की वजह से, या फिर कह सकते हैं कि जो एक लेयर का दूसरे लेयर के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होने की वजह से इसमें क्लोज पैकिंग नहीं हो पाती है। ठीक, क्लोज पैकिंग नहीं हो पाती है जिसकी वजह से इनकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। लेकिन डायमंड जो है उसके केस में क्या है कि उसमें जो पैकिंग जो है वो क्लोज्ड है, सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड से सेटिस्फाइड हैं
इस वजह से कहा जाता है कि जो ग्रेफाइट जो है उसकी डेंसिटी कम होती है, क्योंकि ग्रेफाइट में लेयर स्ट्रक्चर होता है और इसमें क्लोज पैकिंग नहीं हो पाती है। क्लोज पैकिंग की वजह से ग्रेफाइट की डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, लेकिन डायमंड के केस में क्लोज पैकिंग होता है, सारे के सारे मॉलिक्यूल कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच होते हैं, ठीक। तो इस वजह से उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है क्लास। उसके बाद से है एप्लीकेशन, इसे हम लोग नेक्स्ट टर्न पर कवर कर लेंगे, ठीक। अभी टाइम होने वाला है। कोई क्वेश्चन है क्लास? लास्ट 1 मिनट बचा हुआ है। डायमंड का सर डीलोकलाइजेशन सर नहीं होता, फिर भी सर मेल्टिंग पॉइंट सेम क्यों हो रहा है सर, क्या वजह है? नहीं, अब देखिए ये कहा नहीं जा रहा है कि अभी आप लोग कह रहे थे कि जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो डायमंड का ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर डायमंड ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। और ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट इस वजह ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिलोकलाइज्ड हो रहे हैं। जो थोड़ा बहुत भी जो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है डायमंड से, वो इसी डिलोकलाइजेशन की वजह से ही आ रहा है, ठीक है क्लास। तो सर डायमंड में तो होना ही नहीं चाहिए सर, डीलोकलाइजेशन नहीं होता तो सर मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होना अरे चाहिए सर। नहीं, तो कम कैसे हो जाएगा? ऐसा थोड़ी ना होगा कि जैसे हम उसका रूम टेम्परेचर से जैसे बढ़ाए वैसे वो मेल्ट हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना है। वो उसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो भी तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है ना उसे, इस वजह से उसका ये मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। और हमेशा जब भी किसी को कुछ भी कट करने के लिए लोहे को भी काट